हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। जैसा कि दोस्तों हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है, बीएमई 503 है। ओके। और हमने यूनिट 1, 2 और 3 डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 4। तो पहले बात कर लेते हैं कि यूनिट 4 में क्या क्या हमारा सिलेबस है और हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं तो उसमें दो पार्ट पहले कंसिडर किए गए हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे वर्क सिस्टम डिजाइन के बारे में एंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। तो वर्क सिस्टम डिजाइन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे कि टैलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, क्या बताता है। ठीक है। गिलबर्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या हम उसमें स्टडी करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, माइक्रो मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। ठीक है। जहां पे फिर इसके बाद हम बात करेंगे वर्क मैनेजमेंट टाइम स्टडी, वर्क सैंपलिंग, स्टैंडर्ड डाटा, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, जिसे हम पीएमटीएस कहते हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे हम जॉब इवोल्यूशन के बारे में, मेरिट रेटिंग के बारे में, एंड इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती है, एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 1 का पहले वर्क सिस्टम डिजाइन में जो जो हम पढ़ने वाले हैं। फिर बात करेंगे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में, हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, क्या उसका मेन प्रिंसिपल है, एंड टॉलरेंस डिजाइन में किस तरीके से हम देखेंगे क्या क्या है, क्वालिटी, कॉस्ट कंसिडरेशन। ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करते हैं, एंड डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा होगा कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के बारे में। तो यानी यूनिट 4 में हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं पार्ट वाइज हम क्या करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं यूनिट 4 के पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यूनिट 4 के पार्ट 1 में, ठीक है, तो हम सीखेंगे पहले टैलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कि क्या टैलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बताता है। ठीक है। गिलबर्ट कंट्रीब्यूशन क्या बताता है, और इसी में हम बात करेंगे वर्क स्टडी के बारे में। तो एक काम करते हैं, यूनिट 4 का जो पार्ट 1 है उसमें हम ये 3 टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और लास्ट का जो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे उसमें हम मेथड स्टडी, माइक्रो मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट 1 से। हम पहला बात, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं कि टैलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, ये अगर आप फोटो आप देख पा रहे होंगे तो ये हैं टैलर, जिनका फेडरिक टैलर पूरा नाम है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इन्होंने क्या किया था, जो इंडस्ट्री के एक तरीके से जो रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन मतलब जो वर्क है, जो मैन पावर काम कर रही है, उसके मैन पावर के काम को किस तरीके से इजी किया जाए, उसके टाइम को किस तरीके से कम किया जाए। ठीक है। मैन पावर जिससे रिलीफ मिल सके, फैटिक फील ना करे, तो इसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया हुआ है। बात करते हैं टेक्निकली कि क्या क्या इनका मेन प्रोसेस था। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो फेडरिक, जैसा कि मैंने बताया, जो टैलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इनका पूरा नाम क्या है, फेडरिक विल्सन टैलर है। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। हम इन्हें जानते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो इंट्रोड्यूस किया था, सिस्टमेटिक अप्रोच दिया था इंप्रूविंग के लिए इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को, जिससे हम क्या करें, एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है। ये जो फिलॉसफी इन्होंने दिया था, इन्हें हम कार्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। जो इन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो जो इन्होंने अप्रोच किया, जो जो इन्होंने टाइम स्टडी आएगा, काफी चीजें देखने को मिलेगा। तो इन्हें क्या करते हैं हम, इन फिलोसफी को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं।
ठीक है, इनको जानते हैं। एम टू रिप्लेस ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब जो हम अप्लाई करते हैं मोस्टली काम के लिए, तो रूल ऑफ थंब नहीं अप्लाई करना है, एक साइंटिफिक मेथड से हमें किसी काम को लेके जाना है या उसको करना है। ठीक है, तो विद द साइंटिफिक मेथड ऑफ द वर्क स्टडी, इन्होंने उस पर स्टडी किया कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको रूल ऑफ थंब नहीं अप्लाई करना है, एक स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करना है जिससे क्या करें, हम इफिशियंसी को अपने क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि प्राइमरी इम्फेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्राइमरी जो इम्फेसिस साइंटिफिकली देता है, इसमें प्लानिंग की बात करते हैं कि प्लान हम किस तरीके से करेंगे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। स्टैंडर्डाइजिंग क्या होगा, इंप्रूविंग ह्यूमन एफर्ट एट द ऑपरेटिव लेवल इन ऑर्डर मिनिमाइज आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। कहने का मतलब हम थोड़ा सा इनपुट दें और जो आउटपुट है वो हमें अच्छा मिले, इसके बारे में साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया था, जिन्हें फ्रेडरिक टैलर ने दिया। ठीक है, ये समझ में आया। तो चलो बात करते हैं कि क्या प्रिंसिपल थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इन्होंने क्या क्या बताया इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने देख लिया स्टडी के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो टैलर ने 4 की प्रिंसिपल बताए जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। पहला बताया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी किसी भी काम को करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच हम अप्लाई करेंगे, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो पहला कहता है रिप्लेस द ओल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ ईच। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो जो ओल्ड मेथड है उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, जो क्या है, एरर है, जो क्या कर रहे हैं, टाइम की जो इफिशियंसी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे टू सोल्व कोल बाय स्टडिंग मोशन टूल्स एंड लूप साइज। वह किसी टूल के द्वारा या हम स्टडी मोशन के द्वारा, लूप साइज के द्वारा उसको क्या करेंगे, रिमूव करें, और एक साइंटिफिक वे से हम किसी काम को करेंगे। तो पहला इन्होंने बताया। सेकंड बताया हार्मोनी नॉट डिस्कर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कर्ड में बताया इन्होंने कि हमें किस बात पे जोर देना है, एम्फेसिस कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर एवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। हमें कॉन्फ्लिक्ट ना रख के मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो द प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे क्या होगा, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बना रहेगा, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। आपने देखा होगा अगर आप किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं भी जुड़े हुए, तो क्या होता है, डिपार्टमेंट होते हैं कई सारे। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, क्वालिटी एंड एमएनटी डिपार्टमेंट होगा, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक प्रोसेस डिपार्टमेंट होता है। ये क्या है, ये डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट में क्या होता है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिफाइन की जाती है। जैसे प्रोडक्शन का क्या काम, मेनली प्रोडक्शन को इंप्रूव करना पहले। क्वालिटी क्या करती है, जो कस्टमर की इश्यूज होते हैं या क्वालिटी से रिलेटेड मेनली फोकस रहता है इनका। मेंटेनेंस क्या है, कोई भी मशीन में प्रॉब्लम आएगी तो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। प्रोसेस क्या करेगा, कोई भी इश्यूज आते हैं तो प्रोसेस को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लाई जाए, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, इनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो इनमें क्या है, वही कह रहा है कि प्रमोट द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला हो गया। 3 कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। यहां पे क्या है, हमें हर एक को कोऑपरेट करना है, नॉट इंडिविजुअल। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। देखो कैसे, मैनेजर एंड वर्कर मस्ट वर्क टुगेदर फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अगर किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो मेन होते हैं वर्कर, फिर उसका मैनेजर, यानी उसको मैनेज किस तरीके से करता है, किस तरीके से डिफाइन करता है, उसको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। तो ये सारे पॉइंट आते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट, fair diversion of the responsibility between the planning by management and execution by the worker। हमें क्या प्लानिंग करनी है वो मैनेजमेंट देखेगा, और बाई एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है वो वर्कर का काम है, कि किस तरीके से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेयरली अच्छे से करें। तो ये होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इन्होंने पॉइंट बताया डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर।
डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर से मतलब क्या है? देखो, सिलेक्ट द वर्कर साइंटिफिकली, ट्रेन देम प्रॉपरली एंड हेल्प टू देम रीच देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, सिलेक्ट द वर्कर, हमें क्या करना है? वर्कर जो सिलेक्ट कर रहे हैं साइंटिफिकली, उनको ट्रेन करना है प्रॉपरली, कि वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाए। हमें ट्रेनिंग देखना है, उनको गाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से साइंटिफिकली हर एक वर्कर को। अब देखो क्या हुआ, सपोज दैट ये कंपनी है। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई न्यू मैन पावर काम करने आएगी, न्यू मैन पावर, अब वो पहले से तो सीख के नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेगा। जब ट्रेनिंग लेगा तो हमारा मोटिव है कि हम इसको इतने अच्छी तरीके से ट्रेंड करें अपने वर्कर को साइंटिफिकली, कि वो अच्छा काम कर पाए और उसकी हम हेल्प करें फुल पोटेंशियल के साथ। ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का मतलब क्या है? कौन बंदा किस काम के लिए अलाइन है, उसकी क्या वैल्यू है, ये हमें ध्यान में देखना पड़ेगा। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। ओके, क्या है? सपोज दैट क्वालिटी का बंदा है, सपोज क्वालिटी का बंदा है, अगर उससे एक अचानक उसको प्रोडक्शन दे दोगे तो संभाल पाएगा? नहीं ना, नहीं संभाल पाएगा। देखो, जैसे ही मेंटेनेंस का बंदा है, ठीक है, अब मेंटेनेंस के बंदे को क्वालिटी दे दोगे तो उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या पता, स्टैंडर्ड के बारे में उसको नहीं पता। ठीक है, नहीं पता। अब किस इशू से क्या जनरेट होगा उसको नहीं पता, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं पता, क्वालिटी के बारे में नहीं पता, उसकी क्वालिटी प्रोसेस, क्यों? क्योंकि वो मेंटेनेंस का काम कर रहा है, उसका काम क्या है? मेंटेनेंस का। तो इस तरीके से राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि जो फेडरिक टेलर का क्या मोटिव था, उनके क्या प्रिंसिपल थे साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलो, टेक्निक फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या क्या टेक्निक है, जैसा कि हमने बात किया, हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसको किस तरीके से इंप्रूव करते हैं। टेलर ने क्या क्या सजेस्ट किया था? सेवरल प्रैक्टिकल टेक्निक्स, उन्होंने कुछ टेक्निक को शेयर किया जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला उन्होंने बताया टाइम स्टडी के बारे में। अभी इस पॉइंट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा सा एक व्यू ले लीजिए जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला था टाइम स्टडी, हमें डिटरमाइन द टाइम स्टैंडर्ड फॉर द ईच टास्क। टाइम स्टडी से क्या है? एक हमें इफिशियंसी कैलकुलेट होती है, हर एक वर्क के लिए, हर एक काम के लिए टाइम क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी एक प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका साइकिल टाइम क्या है, कितने टाइम में एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्या होना चाहिए? टाइम स्टडी के द्वारा डिटरमाइन होना चाहिए। मोशन स्टडी, इलिमिनेट नेसेसरी मूवमेंट ऑफ इंक्रीज इफिशियंसी। मोशन स्टडी से मतलब क्या है? मोशन स्टडी एक प्रोसेस को बताता है। क्या बताता है? प्रोसेस को बताता है कि यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है या प्रोसेस है वो अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, यानी उस प्रोसेस अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट अब यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन है, सपोज है, और यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन है, यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं? वन टू वन प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर हम इसको यहां ले जाएं, फिर यहां ले जाएं, यहां ले जाएं। तो अननेसेसरी जो मूवमेंट है उसको रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, जिससे इफिशियंसी हमारी क्या होगी दोस्तों? इंक्रीज होगी। वो मैन पावर के रिगार्डिंग हो सकता है, प्रोसेस के रिगार्डिंग हो सकता है, यानी लाइन प्रोसेस के रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। स्टैंडर्डाइजेशन में बताया गया यूनिफॉर्म टूल्स, मेथड, वर्किंग कंडीशन। हर एक प्रोसेस के लिए एक डिफाइन स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी जैसे कि स्टैंडर्ड हमारे टूल्स होते हैं, मेथड स्टैंडर्ड होते हैं, पीएफसी जिसे हम कहते हैं, पीएफसी, प्रोसेस फ्लो कंट्रोल या प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसमें स्टैंडर्डाइज होता है किसी काम को करने के लिए, या उसके पैरामीटर हैं वो भी क्या होना चाहिए? स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। फंक्शनल फॉर मैथ्स, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बताता है? डाइवर्जन ऑफ द सुपरवाइजर रोल्स इनटू द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। यानी जो फंक्शनली सुपरवाइजर रोल एंड डिफाइन करता है, प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन होता है बाय वर्कर के द्वारा, वह एक तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। डिफरेंशियल पीस एंड रेट सिस्टम, worker are paid more if the exceed the standard, output less if the fail। यहाँ पे ये बताता है कि वर्कर जो काम कर रहे हैं
उनका स्टैंडर्ड क्या है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो दिक्कत है, हमारा काम अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेलर ने सजेस्ट किया था कि इनके विषय में हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। अभी आगे जब हम बढ़ेंगे तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ में आ गया ये टॉपिक आपको। चलो बात कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा उसमें एडवांटेज क्या क्या है। पहला, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जब हम ये सारे डिस्कस कर लेंगे कलर जो बताए हुए हैं, तो उनसे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, रिड्यूस जो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस हैं या प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो बेटर मिलेगी। क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हमें डिफाइन होगी। जैसे अभी मैं बात करूं, मेरा क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाना कि आपको समझ में आ जाए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। हायर वेज ऑफ इफिशियंट वर्कर्स, हायर वेज जो उनको पेमेंट मिल रही एक तरीके से, तो इफिशियंट जो वर्कर है उनको हायर वेज मिलेगा। क्यों, इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है, हमारा डिमांड अच्छा हो रहा है, तो कंपनी बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गिलबर्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो गिलबर्ट कंट्रीब्यूशन में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, चलो बस बात करते हैं। ये इनका एक इमेज है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये गिलबर्ट कंट्रीब्यूशन, गिलबर्ट इनका पूरा नाम है। ठीक है। बात करते हैं गिलबर्ट ने क्या क्या बताया था। ठीक है। गिलबर्ट ने जो डिफाइन किया था, उन्होंने मोशन स्टडी के बारे में बताया था। ठीक है। अब मोशन स्टडी से क्या मतलब है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो वर्कर है, जो हम काम कर रहे हैं, या फिर कोई मशीन है वो काम कर रही है, कोई प्रोसेस है जो अननेसेसरी है, जो टाइम को एक्सीड कर रहा है, मैन पावर की इफिशियंसी को कम कर रहा है, उसको क्या करना है, स्टडी करना। तो वही कह रहे हैं, गिलबर्ट डिफाइन द मोशन स्टडी एज ए साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुल रिजल्टिंग फ्रॉम अननेसेसरी, इल-डायरेक्टेड एंड इनसफिशिएंट मोशन। जो इनसफिशिएंट हमारे मोशन हो रहे हैं वर्क प्रोसेस में, उनको क्या करना, रिड्यूस करना, इलिमिनेट करना वेस्टफुल टाइम, अननेसेसरी टाइम। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, जो फ्रैंक बंकर गिलबर्ट थे एंड लिलियन मोलर गिलबर्ट। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल फिजियोलॉजिस्ट है। लेकिन जो वाइल्ड टैलर फोकस जो स्टडी किया था, उन्होंने टाइम स्टडी के बारे में बताया था। लेकिन जो गिलबर्ट जो है ये मोशन स्टडी के बारे में डिफाइन करते हैं मेनली, एंड ह्यूमन एलिमेंट के बारे में। ठीक है। यानी दो चीजें, अगर आप मोशन स्टडी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट की भी बात आती है कि ह्यूमन हमारा जो काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ठीक है। तो गिलबर्ट एम्फेसिस द मोशन स्टडी एंड द ह्यूमन एलिमेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है। तो बात करते हैं क्या क्या था। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट में, तो पर्पस ऑफ मोशन स्टडी वाज टू डिस्कवर एंड स्टेबलाइज अ स्कीम ऑफ लीस्ट वेस्ट मेथड ऑफ द लेबर। यानी जो लेबर हमारा काम कर रहा है उसके मेथड के टाइम को लिस्ट कर। ठीक है। ही आल्सो इवॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, इनके बारे में अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट ने डिफाइन किया था। तो चलो बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, क्या क्या की कंट्रीब्यूशन थे गिलबर्ट के। तो यहां से बात करते हैं। पहला, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने पहले मोशन स्टडी के बारे में डिस्कस किया था, तो पहले स्टार्ट करते हैं मोशन स्टडी के बारे में। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोड्यूस द डिटेल स्टडी ऑफ वर्कर मूवमेंट ऑफ एलिमेंट अननेसेसरी ऑफ वेस्टफुल मोशन। पहला इन्होंने मोशन स्टडी में यह बताया कि कोई भी हमारा मैन पावर है, वर्क कर रहा है, जो उसकी अननेसेसरी मूवमेंट है उसको कम करना। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं हूं, अब क्या है, मैं काम कर रहा हूं, सपोज दैट एक कोई प्रोडक्ट है, इस मशीन पे मुझे इंटर करना है और हम प्रोडक्ट को बार बार ऐसे मुड़ के उठाना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, मैन पावर को क्या करेगा, फैटिक करेगा और इफिशियंसी को रिड्यूस करेगा। उसी सामान को मैं क्या करूं, ऐसे रख दूं, सामने, जस्ट सामने रख दूं। अब यहाँ पे मशीन को मुझे पुट करना हो तो इजी हुआ। तो यही कहता है कि मूवमेंट ऑफ एलिमेंट अननेसेसरी फॉर वेस्टफुल मोशन, इन्होंने बताया था मोशन स्टडी। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मलिंग, एक इसी में थर्मलिंग आते हैं। उन्होंने
कॉन्सेप्ट एक दिया था, जिन्होंने 18 बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे। जैसे कि अगर बात करूं दो तीन की, तो लाइक सर्च, फाइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड मूव, रिलीज, यूज टू एनालाइज द टास्क। मोशन स्टडी में जो थर्बलिंग का क्या में एक रोल था, इन्होंने 18 बेसिक मोशन के कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसको अगर हम इंप्रूव कर ले रहे हैं तो अपनी इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। सपोज दैट लाइक सर्च, सर्च से क्या है, अगर हम कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्या है, हमने एक टूल को खोजने के लिए किसी को भेजा कि भाई ये पैरामीटर का, या फिर हमें इस डिजाइन का, या फिर हमें क्या चाहिए, एक टूल चाहिए, ठीक है। हम उसको टूल के लिए भेज रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है वहां पे। तो ये एक पॉइंट हुआ, वहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है। फाइंडिंग, उसको हमने जो भेजा नहीं मिल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, वर्कर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी समझ कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। मूविंग टाइम उसका क्या है, और उसको रिलीज क्या है। तो ये सारे पॉइंट 18 बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, जहां पे हमें क्या करना है, इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, सिंप्लीफाई वर्क। हम अपने वर्क को सिंप्लीफाई करें, एज ए साइंटिफिक स्टडी करें, नॉट कि थंब रूल पे, ठीक है। रिड्यूस फैटिक, जिससे मैन पावर का जो फैटिक है, जो थकान है, वो रिड्यूस करना। एंड इंप्रूव इफिशियंसी, जिससे मैन पावर की इफिशियंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो समझ में आया, स्टडी करते हैं फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी का वही मेन मतलब है, मैन पावर के काम को इस तरीके से इजी किया जाए कि उसको थकान फील ना हो। किस तरीके से, देखो, स्टडी द इफर्ट ऑफ रेस्ट, हमें फोकस करना चाहिए उसको कितने टाइम का रेस्ट होना चाहिए मैन पावर के लिए। प्रॉपर लाइटिंग, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो, सपोज दैट अभी मैं मान ले रहा हूं ये मेरे पास मोबाइल है। अब हमें इसका क्या करना है, विजुअल इंस्पेक्शन करना है, क्योंकि अगर आपके पास ये मोबाइल जाएगा, तो आप टूटा तो मोबाइल लेंगे नहीं। देखो यहाँ पे हल्की हल्की लाइनिंग शायद आपको दिख रही होगी, टूटी टूटी। तो विजुअल इंस्पेक्शन, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैन पावर को लाइटिंग अच्छी होगी तो विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। नहीं तो क्या करेगा, उसको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा उसको करने के लिए। तो लाइटिंग भी मेन इंपॉर्टेंट रखती है। वेंटिलेशन में, वेंटिलेशन की बात करते हैं। अगर वेंटिलेशन नहीं है, उसको गर्मी लग रही है, या फिर ज्यादा ठंडी लग रही है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो उस पर भी क्या करेगा, फैटिक फील करेगा। ऑन द वर्कर प्रोडक्टिविटी, इनऑर्गेनिक्स ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी, इस तरीके से हम अपनी वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, ये सारे पॉइंट देख के, ठीक है। कि उसको कितना रेस्ट चाहिए, लाइटिंग क्या होनी चाहिए, वेंटिलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एडवोकेट फॉर द रेगुलर ब्रेक टू रिड्यूस फैटिक। हमें इस बात पे भी फोकस करना है कि रेगुलर उसको वर्क कितना चाहिए। जैसे कि हमारा साइकिल क्या है, 7 दिन का होता है, 7 दिन का। हम क्या करते हैं, वीक में एक रेस्ट करते हैं। कुछ कुछ कंपनी में 2 रेस्ट मिलते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। संडे मिल रहा, संडे मोस्टली कंपनियों की छुट्टी रहती है, या फिर जो आईटी सेक्टर होते हैं उसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ठीक है, मोस्टली। क्या है, ये फैटिक स्टडी के दौरान स्टडी किया गया है कि किसको कितना रेस्ट देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि एडवोकेट रेगुलर ब्रेक चाहिए। एंड ये तो हो गया वीकली। रेगुलर ब्रेक के लिए, जैसे आपने देखा होगा, आपका लंच टाइम रहता है, उसमें भी रेस्ट का एक प्रोसेस हो जाता है, कितने मिनट आदमी रेस्ट करेगा, टी टाइम डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन में क्या है, हमें एक इस तरीके से स्टडी करना चाहिए कि जो मैन पावर वर्क कर रहा है, उसको कोई दिक्कत ना, उसका वर्क सिंप्लीफिकेशन रहे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि एम्फैसिस द डिजाइन टूल एंड इक्विपमेंट टू मिनिमाइज एफर्ट। हमें इस तरीके से डिजाइनिंग टूल की या इक्विपमेंट की आवश्यकता होनी चाहिए, जो उसकी काम को, इफर्ट को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। एग्जांपल, इंप्रूव ब्रिक लाइनिंग मेथड एंड डबल वर्कर प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी मोशन, ठीक है। तो ये क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन है। एंड जो की कंट्रीब्यूशन गिलबर्ट ने क्या बताया, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी, वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो मोशन स्टडी में बताया इन्होंने, यूज मोशन पिक्चर टाइम लैप्स फोटोग्राफी टू एनालाइज द मूवमेंट मोर एक्यूरेटली। अब क्या है, हम किसी वर्कर को समझा रहे हैं एज ए लीडर, तो क्या है, हो सकता है वो समझ ना पा रहा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए,
जो मोशन है उसके पिक्चर अटैच करनी चाहिए। सपोज दैट एग्जांपल ले लो, ये मैन पावर काम कर रहा है, ठीक है, इसकी टाइम की कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये मैन पावर इस तरीके से लगाया है। सपोज दैट आपने देखा होगा इंडस्ट्री में एक क्या होता है, डब्ल्यू बनी होती है। डब्ल्यू में क्या होता है, उसमें इमेज लगा होता है कि किसी ऑपरेटर को किस टूल को कहाँ रखना है, किस तरीके से किस सामान को उठाना है। सपोज दैट ये मोबाइल है, ठीक है, इसमें हो सकता है स्क्रैच आएंगे, डेंट आएंगे, तो किस तरीके से हमें इसको उठाना है, किस तरीके से रखना है, किस तरीके से हैंडलिंग करनी है, ये क्या है, फोटोग्राफी के द्वारा आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसका मूवमेंट जो रहा है उसका क्या रहा है, एक्यूरेट रहा है। ठीक है, हेल्प इन स्टैंडर्डाइजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द डिफरेंट टास्क। इस प्रैक्टिस के लिए हम डिफरेंट टास्क करते हैं, जिससे मैन पावर की जो इफिशियंसी है, यानी जो माइक्रो मोशन स्टडी है, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आता है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। लिलियन गिलबर्ट ने बताया था इसको, ठीक है, जिसे हम ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे। लिलियन एक फिजियोलॉजिस्ट थे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। इन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन एंड फिजियोलॉजी इन मैनेजमेंट। कहने का मतलब आदमी काम तो करता रहता है, अब क्या है, काम जो कर रहा है, काम तो क्या है, जानवर भी करते हैं बैल की तरीके, लेकिन उनको मोटिवेशन से बहुत ज्यादा वो नहीं है, उनको खाने पीने से है। तो मैन में क्या है, मोटिवेशन देने के लिए आपने देखा होगा, आपको जैसे क्या है, दिवाली आ रही है, दिवाली में क्या करता है, बोनस देता है, या आपको गिफ्ट देती है कंपनी, ठीक है, या रिवार्ड देती है, ठीक है, या आपको मोटिवेट करने के लिए स्पीच है, मल्टीपल टाइम लीडर क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं काम के लिए, आपकी तारीफें करते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन एस्पेक्ट मैनेजमेंट का टूल है एक तरीके से। ठीक है, क्या शी इज ऑफन कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इस टेक्निक को हम कहते हैं मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा कि हम सपोज काम कर रहे हैं, और हमारा काम में मन नहीं लग रहा है, तो क्या होता है, जब हम एक तरीके से मोटिवेट होते हैं किसी के द्वारा, तो हमारा काम में मन लगने लगता है। तो ये भी एक टूल एक तरीके से है जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, फोकस ऑन वर्कर सेटिस्फैक्शन, वेलफेयर एंड ट्रेनिंग अलोंग विद द एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने बताया, फोकस करना चाहिए कि वर्कर जो हमारा काम कर रहा है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ इशू आ रहा हो। सपोज दैट आपने देखा होगा ओवन लगी होती है या रिफ्लो होता है, ठीक है, रिफ्लो कहते हैं हम, या ओवन लगता है। सपोज दैट यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है, ये कोई प्रोडक्ट है, इस ओवन से निकल रहा है, अब यहाँ पे हमने उसको ग्लव्स दिया है, हो सकता है ग्लव्स ना हो उस कैपेबल, तो वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, वो काम कर पा रहा है कि नहीं उस ग्लव्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। वेलफेयर अरेंज होते हैं, ट्रेनिंग हम उसको अरेंज कराते हैं, मल्टीपल ट्रेनिंग अरेंज कराते हैं, जिससे उसकी इफिशियंसी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पॉइंट थे की कंट्रीब्यूशन ऑफ गिलबर्ट के थे, जो आपने पढ़े। तो बात करते हैं वर्क स्टडी के बारे में। तो वर्क स्टडी में हमें देखना पड़ेगा, वर्क स्टडी से क्या मतलब है, कोई काम कर रहा है बंदा, उसका मेथड क्या है, और उसका मेथड में टाइम क्या लग रहा है, इसके बारे में वर्क स्टडी बताता है। तो वर्क स्टडी इज जेनरिक टर्म ऑफ दोस टेक्निक्स, एक ऐसी टेक्निक्स है जहां हमें डिस्कस करना है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। मेथड, काम करने का मेथड क्या है, और जो काम कर रहा है उसका टाइम क्या है। ठीक है, these आर यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। जो भी वो काम कर रहा है उसके एग्जाम करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे ह्यूमन वर्क के। ठीक है, एंड विच लीड सिस्टमेटिकली टू द इन्वेस्टिगेट of all factor which are affect efficiency and economic of situation being review in order effect improvement। यानी जो वो काम कर रहा है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसकी इफिशियंसी किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, या हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, इकोनॉमिक उसकी सिचुएशन क्या है, रिव्यू करेंगे, और इफेक्ट इंप्रूवमेंट, और हम क्या करेंगे, उसको इफेक्टिव इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे कि उसके काम को किस तरीके से इजी किया जाए, और वो जो काम है उसके टाइम को कैलकुलेट करना। तो समझ में आया वर्क स्टडी में हम क्या अध्ययन करते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दो टूल हैं इसके, यानी दो टेक्निक हैं। वर्क स्टडी इनकम पास करती है टू टेक्निक में, मेथड स्टडी के बारे में एंड टाइम मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो वर्क स्टडी में क्या है, वर्क स्टडी को अगर हम डिस्कस करें तो दो टूल आते हैं इसमें, जैसे कि मैंने बताया दो टूल हैं। पहला है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी ये बताता है कि किसी काम को जो वर्कर कर रहा है उसके काम को किस तरीके से इजी किया जाए, क्या नई टेक्निक लाया जाए, उसके जॉब को किस तरीके से सिंपल किया जाए, ये मेथड ऑफ स्टडी बताता है। तो सिंप्लीफाई
job and develop more economically method to the doing work. This is called the method study. वर्क मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट क्या आता है? वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी की बात करते हैं, जैसे मेथड स्टडी हो गया वो टाइम स्टडी, ये वर्क स्टडी का एक पार्ट है, ठीक है। तो वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी में क्या देखेंगे? टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डूइंग एन ऑपरेशन। एक वर्कर है, एक ये प्रोडक्ट है, इसको काम कर रहा है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है इस जॉब को बनाने में या इस प्रोडक्ट को बनाने में, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका प्रोसेस क्या है, उसको या मेथड, हम किस तरीके से इसके मेथड को इजी बनाए, ये हमें ध्यान में रखना होता है। ये हमें वर्क स्टडी में स्टडी करना है, यानी देखना पड़ता है, ठीक है, एट हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वह हायर होगी और इंक्रीज होगी, ठीक है। तो चलो सीखते हैं एक बार मेथड स्टडी में, थोड़ा सा मैंने और लिखा हुआ है, क्या है कि मेथड स्टडी इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्साइटिंग एंड प्रपोज वे ऑफ डूइंग वर्क, कि किस तरीके से उसको काम करना है, ठीक है, एज ए मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग द इजी एंड मोर इफेक्टिव मेथड एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। हम क्या करते हैं, इजी मेथड को अप्लाई करते हैं, इफेक्टिव मेथड लाते हैं, जिससे जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस हो, यानी जब मेथड अच्छा होगा तो जो हमारी कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट का टाइम है, वो कम लगे, ठीक है। वर्क मेजरमेंट बताया इज एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिजाइन इन स्टेबलाइजिंग द टाइम ऑफ क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफाइड जॉब इन डिफाइंड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो समझ गए मेथड स्टडी क्या होता है एंड टाइम स्टडी क्या होता है, ये वर्क स्टडी का पार्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम वर्क स्टडी पढ़ रहे हैं तो क्या है, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि वर्क स्टडी मींस द एनहांस द प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, एनहांस करता है, बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होगी, कंपनी ग्रोथ करेगी, जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो हम ग्रोथ करेंगे। फॉर बाय एग्जामिनेशन ऑफ द वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशन, तो हम क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं जो वेस्ट टाइम है, प्रोसेस है उसको, एंड जो ऑपरेशन है उसको हम क्या करते हैं, अननेसेसरी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट कहता है इट इज ए टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है वर्क स्टडी, आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल फैक्टर अफेक्ट द जॉब। जो नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं भी एक तरीके से एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, तो कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जब रिड्यूस एक प्रोसेस होगा तो मैन पावर रिड्यूस होगी, मशीन रिड्यूस होगी, तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर आते हैं, तो जो नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इट इज ओनली एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ओरिएंटेड टेक्निक टू स्टेबलाइज द टाइम स्टैंडर्ड। क्या है, हम एक जॉब को एक एक्यूरेटली सिस्टमेटिकली जो ओरिएंट करते हैं, बनाते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, टाइम स्टैंडर्ड भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्यों? अगर हम टाइम स्टडी नहीं करेंगे तो इफिशियंसी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सपोज दैट अगर हमें एक आवर में 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये टाइम कैलकुलेशन है, तभी हमको पता है कि 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं। नहीं पता चलेगा तो 1 घंटे में क्या निकलेगा, हो सकता है 8 प्रोडक्ट निकले, कभी 10 प्रोडक्ट निकलेगा, कभी 12 निकलेगा, कभी 7 ही निकलेगा, कभी 5 निकलेगा, और आपको पता ही नहीं है। तो टाइम स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री एंड इफिशियंसी कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट as saving will start immediately and continue through its life of the product. Next, it has got universal application. यह एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी है कि जो हम वर्क स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क स्टडी का, समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि क्या एडवांटेज हैं वर्क स्टडी के। मुझे लगता है कि मैंने इतना आपको बता दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी क्या होता है। चलो फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। इट हेल्प टू अचीव द स्मूथ प्रोडक्शन विद फ्लो मिनिमम इंटरप्शन। मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्मूथ चले, कोई इसमें दिक्कत ना आए, तो ये क्या होता है, वर्क स्टडी का एडवांटेज है। तो नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशन। इसमें क्या होगा, जो हम अननेसेसरी ऑपरेशन है उसको हम एलिमिनेट करते हैं,
तो हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी प्रोडक्ट की, जिससे एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। बेटर वर्क मैनेजमेंट रिलेशन, जो रिलेशन है मैनेजमेंट का और वर्कर का वह अच्छा होगा। मीट्स द डिलीवरी कमिटमेंट, जो टाइम है डिलीवरी का, सपोज दैट मुझे मोबाइल चाहिए या कोई प्रोडक्ट चाहिए, 10 दिन में हमारी डीलिंग है कि हमें 10 दिन में ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो ये क्या है, कमिटमेंट है एक तरीके से, वो क्या हो जाएगा, डिलीवरी टाइम में पूरा हो जाएगा। एंड रिडक्शन द रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन एक तरीके का लॉस होता है कंपनी का। सपोज दैट हमने 100 प्रोडक्ट बनाए, अब इसमें 5 रिजेक्ट हो गए, तो हमने फाइनल हमें कितने मिले, 95, बट हमारी जो कॉस्ट है वो तो 100 की गई है, और ये जो 5 है वो अननेसेसरी हमारा क्या, वेस्टेज है। तो रिजेक्शन क्या है, वेस्टेज होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन इज रिडक्शन इन रिजेक्शन, जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम रिडक्ट करेंगे, कम करेंगे। एंड स्क्रैप एंड हायर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प टू अचीव द बेटर वर्किंग कंडीशन, हम अपनी वर्किंग कंडीशन को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। बेटर वर्क प्लेस लेआउट, जो उसका लेआउट है, जो प्रोसेस है, डिजाइनिंग है, उसको हम बेटर बना सकते हैं वर्क स्टडी के थ्रू। क्यों, देखो वर्क स्टडी में क्या होता है, मैन पावर के वर्क को इजी करना। तो मैन पावर के वर्क इजी मैंने बताया, एक हमें प्रोडक्ट को यहाँ पे पुट करना है। सपोज दैट मैंने मान लिया ये कोई हीटिंग मशीन है, जहां पे मुझे क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट को रखना है। अब मेरा जो प्रोडक्ट हमें जहां से उठाना है वो सब पीछे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मुड़ रहा हूँ, फिर इस प्रोडक्ट को मशीन पे रख रहा हूँ, फिर ऐसे मुड़ रहा हूँ, फिर ऐसे प्रोडक्ट को रख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका लेआउट चेंज कर दिया। मैंने जो मेरा रखा हुआ था एलिमेंट, प्रोडक्ट रखा हुआ जहां मुझे लगाना था, मैंने इसको बगल में रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे उठा के रख रहा हूँ, बचा ना, फैटिक नहीं हुआ पहले मैन पावर, और टाइम रिड्यूस हो गया। तो ये एक है बेटर वर्क लेआउट के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंप्रूव अपॉन द एग्जैक्टिंग पर्पस ऑफ मेथड, हेल्प टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जो मैंने बताया। नेक्स्ट है हेल्प टू स्टेबलाइज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एन ऑपरेशन, जॉब एप्लीकेशन, मैन पावर प्लानिंग एंड प्रोडक्ट प्लानिंग। हाँ, टाइम हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया हर एक जॉब के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए टाइम स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिससे जो प्लानिंग है, जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है, वो फेल ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं वर्क स्टडी प्रोसीजर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं वर्क स्टडी प्रोसीजर के बारे में कि क्या प्रोसीजर है वर्क स्टडी के, ठीक है, किस तरीके से वर्क स्टडी हम करेंगे। तो वर्क स्टडी जी प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड सिस्टमेटिक स्टडी टू स्टेबलाइज वन बेस्ट वे, एक ऐसा बेस्ट वे लाते हैं स्टैंडर्डली, जो वर्क मैन पावर के लिए अच्छा हो, टाइम कम लगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ डूइंग एन ऑपरेशन, investigate and analyze of all detail regarding the job operation carried out per stabilized standard method, ठीक है। चलो बात करते हैं कि क्या इसका है प्रोसेस। पहला क्या है स्टेप, सिलेक्ट। हम पहले करेंगे सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करेंगे, जॉब और प्रोसीजर स्टडी, जिस जॉब में, जिस प्रोसेस में हमें स्टडी करना है, पहले उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड में क्या करना है, all detail concerns job using various recording technique, उसके टेक्निक क्या है, जो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कहता है एग्जाम, एग्जाम में क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड फैक्ट क्विकली बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु, व्हाट, व्हेन और व्हाई। हम क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे किसी प्रोडक्ट को जब हम बना रहे हैं कि हु कौन, व्हाट क्या है मेथड इसका, व्हेन किस तरीके से, व्हाई क्यों, ठीक है। एक क्वेश्चन का प्रोसेस भी होता है जिसको आपने 5W2H या 5W1H भी पढ़ा होगा, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, एग्जाम करने का। नेक्स्ट होता है डेवलप, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड। मेथड में क्या है, हम उस डेवलप में क्या है, डेवलप, हम उस मेथड को यहाँ पे डेवलप करते हैं, अप्लाई करते हैं जो मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है। ये हो गया फोर्थ में। हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो मेजर में क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व एंड सेट स्टैंडर्ड टाइम टू दैट जॉब, जो वर्क हमने अभी यहाँ पे चूज किया है, सिलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया, एग्जाम किया, डेवलप किया, अब इसको मेजर करेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है काम करने का, ठीक है। हमें टाइम कर लिया, अब हम डिफाइन करेंगे न्यू मेथड एंड स्टैंडर्ड टाइम। हमने क्या किया, एक मेथड, न्यू मेथड के साथ स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे, न्यू मेथड एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एक हमने मेथड जो बनाया है उसको हम इंस्टॉल कर देंगे कि अब यही मेथड, यही प्रोसेस इस तरीके से होना है, ठीक है। मेंटेन, जो हमने न्यू मेथड को अप्लाई किया है
एग्री स्टैंडर्ड, उसको हम मेंटेन करेंगे, फिर एक स्टैंडर्ड वे में अप्लाई करेंगे। तो ये रहा आपका यूनिट 4 का पार्ट 1, जहां पे हमने वर्क स्टडी के बारे में, गिलबर्ट कंट्रीब्यूशन के बारे में एंड टेलर साइंटिफिक मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड स्टडी के बारे में, माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में एंड प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी के बारे में। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त जो भी हैं आपके उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू।